दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, कुंभ मेले में जो भगदड़ मची और जिसमें बहुत सारे लोग हताहत हुए, उसके बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण खबर, बहुत ही रहस्योद्घाटक खबर सामने आई है और ये ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यानी बीबीसी की खबर है, जिसमें कि जो वहां पर भगदड़ में शिकार हुए लोग जिनकी जिंदगी चली गई, उनकी संख्या कम से कम 82 बताई गई है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने उस वक्त ऐलान किया था कि 37 लोगों की टोटल संख्या आई थी। पहले तो घोषणा कम हुई थी, फिर इसके बाद और संख्या बढ़ी तो टोटल 37 कहा गया था कि ये इतने लोगों की जिंदगी चली गई भगदड़ में। मुआवजे की राशि अलग अलग ढंग से दी गई। कुछ लोगों को 25-25 लाख, कुछ लोगों को 5-5 लाख रुपया। लेकिन बीबीसी ने इतने दिनों के बाद, जो जाहिर है बहुत लंबे समय तक इन्वेस्टिगेशन किया होगा उस रिपोर्टर ने और उसकी टीम ने, क्योंकि उन्होंने देश के कई राज्यों में उन्होंने दौरा किया और दौरा करने के बाद उन राज्यों के 50 से ज्यादा जिलों में उन्होंने लोगों से दरियाफ्त की, बातचीत की। और जिन राज्यों में हो गए, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम, इतने प्रदेशों में रिपोर्टर ने यात्रा की और या मतलब उसकी टीम ने यात्रा की और इस तरह से सारे आंकड़े इकट्ठा करके उन्होंने सामने ला दिया कि ये जो आंकड़ा बताया गया था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, वो गलत था, पूरी तरह गलत था। और ये तो मिनिमम संख्या है, यानी उन्होंने कहा कि ये तो हमारे पास एक्यूरेट एविडेंस है, सारे के सारे प्रमाण हैं, संख्या इससे अधिक भी हो सकती है। और दोस्तों, उस वक्त जो प्रत्यक्षदर्शी थे वो भी उस दुर्घटना को देखकर, उस भगदड़ को देखकर यही कहते थे कि ये संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है। लेकिन उनके पास कहने को कुछ था नहीं, आंकड़े नहीं थे, एविडेंस नहीं था, साक्ष्य नहीं था। ये साक्ष्य सामने आ गया। देश में लाखों अखबार पत्रिकाएं हैं इस वक्त, सैकड़ों टेलीविजन चैनल हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया के पास इतना ज्यादा साधन है कि न्यूज गैदरिंग पर वो बहुत पैसा खर्च कर सकते हैं। लेकिन किसी टेलीविजन चैनल ने, मेन स्ट्रीम के किसी बड़े अखबार ने इस पर कोई काम नहीं किया सच लाने का। बीबीसी ने ये कर दिखाया। सबसे पहले तो बीबीसी को इसलिए बधाई बनती है और एक शाबाशी बनती है कि उन्होंने सच लाने का काम किया। किसी को डिफेम करने या किसी के बारे में कुछ उटपटांग नहीं कहा है, बल्कि उन्होंने कहा है कि जो तथ्य है वो सामने ला दिया। ये बल्कि कहा जाना चाहिए। तो आज दोस्तों, मैं इसी बात पर अपने दो बहुत ही खास मेहमानों से चर्चा करूंगा कि आखिर भारतीय मीडिया को हो क्या गया है। हम केवल इस पर नहीं चर्चा करेंगे कि जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या है, बहुत सारी चर्चा हो चुकी है और रिपोर्ट बहुत मुकम्मल है, उसमें सारी बातें सामने आ गई हैं। हम आज की चर्चा में रखेंगे कि आखिर क्या वजह है कि सत्ता जहां मजबूत है, जहां वर्चस्व की सत्ता है, वहां मीडिया बिल्कुल घुटने टेक देता है। कोई सच भी बोलने का दुस्साहस नहीं करता, वह भी उसके लिए दुस्साहस हो जाता है, साहस नहीं। तो ये क्या वजह है और इसमें कैसे हमारी डेमोक्रेसी फंस गई है? सबसे पहले हम अपने गेस्ट, अपने मेहमानों का आपसे परिचय कराते हैं। हमारे साथ शरद प्रधान है, देश के जाने माने पत्रकार, जो लखनऊ में रहते हैं लेकिन पूरे देश पर उनकी नजर है। हमारे साथ जेपी सिंह है, रहते इलाहाबाद में है, लेकिन वो भी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य उनका एक बहुत ही साफ, क्लियर है और वो भी देश की राजनीति के बारे में, समाज के बारे में बहुत अच्छी समझ रखते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले शरद प्रधान जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने इस पर कार्यक्रम भी किया है, कि ये बीबीसी की जो रिपोर्ट आई है, आप इस रिपोर्ट को आपने ठीक से पढ़ा, आप अच्छी तरह उस पूरे घटनाक्रम को भी जानते हैं। आप क्या बिल्कुल। कहेंगे, आखिर इतना समय था, किसी मेन स्ट्रीम चैनल ने, देश के किसी बड़े अखबार ने कोई काम नहीं किया? क्या देखते हैं आप, क्या वजह है? देखिए, वो जी। ये तो उसका तो सिंपल सा आंसर है, वो उससे उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। उस मीडिया का जिसने भी नाम दिया, गोदी मीडिया, बहुत सही दिया, बल्कि गुलाम मीडिया कहें तो ज़्यादा अच्छा है। और गुलाम मीडिया का काम है अपने आका की सेवा करना, खबर देने का काम उनका नहीं है।
तो उनसे आपको एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए कि कोई भी चीज जो खबर से रिलेटेड होगी वो उन चैनल्स में दिखाई जाएगी, क्योंकि उनका वो आदेश कहीं से लेते हैं, वहां से उनको बताया जाता है, उस तरीके से वो करते हैं। उनका काम है सेवा करना, जो एक जमाने में दरबारी लोग करते थे, अब वो काम रह गया, वो दरबार मीडिया है। तो इसलिए उनसे उम्मीद करना तो नामुमकिन उस जैसी चीज है। हमें सुबह ही लग रहा था, जब हमने इस पे एक प्रोग्राम किया, तब हमें लग रहा था कि इस पे मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं आएगा, और वही हो रहा है। देखिए उस टाइम पे भी जब ये हादसे हुए हैं कुंभ मेले में, सरकार बिल्कुल डिनायल मोड में थी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनके महकमे में, उनके रहते हुए प्रदेश में कुछ भी इधर से उधर हो जाएगा। उनका मानना ये है, और ये बार-बार वो दोहराते हैं और सबको इसी बात से इम्प्रेस करना चाहते हैं कि यूपी में सब कुछ बहुत बढ़िया है। आपको याद होगा, ये पहली बार नहीं हो रहा है, कोरोना जब हुआ था, तब भी उन्होंने यही प्रोजेक्ट किया था, जबकि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, तरस थे, लोग मर रहे थे, अस्पताल में भर्ती नहीं हो पा रहे थे, और उन्होंने अपने आप को सर्टिफिकेट दे दिया कि यूपी से बेहतर कोरोना मैनेजमेंट विश्व में कहीं नहीं हुआ। उनकी हर चीज़ विश्व में सबसे आगे होती है। आज की डेट में वो ये कहते हैं कि विश्व यूपी में जो महिला सुरक्षा है, वैसी विश्व में कहीं नहीं। ये अलग बात है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो बताता है कि यहाँ रेप्स जितने होते हैं, उस रफ्तार से रेप्स कहीं नहीं होते। मर्डर्स, एक्सटॉर्शन, सारी चीजें वैसे ही बरकरार हैं, जैसे पहले होती थी दूसरी सरकारों में। कुछ चीजों में आगे भी बढ़ गए हैं। तो ये भी जब कुंभ मेले का जब जब ये सिलसिला चल रहा था, तो यूपी गवर्नमेंट ने भरपूर कोशिश यही करी, और सक्सीड भी कर गए, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया उनके साथ था, ये बताने में कि साहब, एक तो बात ये कि जबकि 4 भगदड़ें हुई, उन्होंने कह दिया कि 1 भगदड़ हुई। बड़ी मुश्किल से दूसरी वाली एक्नॉलेज करी, जब हमारे यहाँ के एक मेन स्ट्रीम मीडिया में से एक भास्कर का जो मीडिया है, उसने या कमेंडेबल काम किया। उन्होंने बाकायदा उस टाइम पे भी 67 डेड बॉडीज काउंट करके दिखाई, और हम लोग बराबर अपने प्लेटफॉर्म्स पे हम लोग बता रहे थे ये बात, और तब भी सरकार 30 से ऊपर नहीं जा रही थी। ये 37 तो जब विधानसभा में पहुंचा है मामला, वो उसके काफी बाद में, तब उन्होंने 37 7 और जोड़ लिए, कह करके कि हाँ, एक और जगह भगदड़ मची थी, तो वहां पे 7 लोग उसमें मर गए थे, और उसको प्रेशर पॉइंट कहा चीफ मिनिस्टर ने। अगर आप सुने गौर से, उन्होंने कहा एक जगह तो भगदड़ हुई थी, 2 जगह प्रेशर पॉइंट थे, वहां पे भी 7 लोग मर गए। तो मर गए तो कोई बात नहीं है, मरना तो ऐसा लगता है जैसे इनकी उसमें ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। और ये दर्शाता है, ये जो बीबीसी की रिपोर्ट है, ये बिल्कुल पुख्ता तरीके से दर्शाती है कि इनके लिए इंसान की लाइफ की कोई कीमत नहीं। क्योंकि अ, बताया जाता था, हमें उस टाइम भी बताया, हम एक चीज आपको जोड़ दें, इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो 37 की फिगर है, ये क्यों 37 रही? क्योंकि ये हमें इस चीज का भी जानकारी है कि यहाँ के कुछ सीनियर ऑफिशियल्स ने उस टाइम पे भी चीफ मिनिस्टर को समझाने की कोशिश करी, जब 30 की फिगर उन्होंने दी थी। वो भी याद रखिए, 30 की फिगर, पूरा सब कुछ हो चुका था, शाम को मुख्यमंत्री ने एडमिट किया है कि भगदड़ हुई है। जब प्रधानमंत्री ने अनाउंस कर दिया, तब मजबूरन इनको करना पड़ा, वरना इनका शायद कोई कुछ हुआ ही नहीं था। और फिर उन्होंने जब 30 की फिगर बताई, तब उस वक्त भी कुछ ऑफिशियल्स ने उनको समझाया कि साहब, जब हम 30 बता रहे हैं, तो हम पूरी क्यों नहीं बता देते हैं? उस टाइम उनके पास 67 की काउंट गवर्नमेंट के पास थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। बताया गया है हमें कि 37 की फिगर इसलिए जरूरी थी, क्योंकि जब अखिलेश यादव के टाइम में जो कुंभ मेला हुआ था, जिसमें एक भगदड़ हुई थी, लेकिन कुंभ मेला एरिया में ना होते हुए रेलवे स्टेशन पे हुई थी, रेलवे उसमें 37 लोग मरे थे। 37। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ किसी सूरत में किसी को ये नहीं बताना चाहते थे कि उनकी दौर में भगदड़ जो है, में ज्यादा लोग मरे अखिलेश यादव के टाइम से। ये जी कॉम्पिटिशन चल रहा था, लाशों के ऊपर ट्रेडिंग हो रही थी। जी, मैं एक और एक जानकारी अपने दर्शकों श्रोताओं के लिए आपसे लेना चाहता हूं, क्योंकि आप लखनऊ में हैं, कि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश शासन की कोई रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया सामने आई है क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं आई है। अभी 3 बजे तक तो नहीं आई थी, बिल्कुल। जी, जी। जेपी सिंह जी, आप तो इलाहाबाद में हैं, और उस वक़्त भी मुझे याद है कि जब आप ये घटनाएँ हुई थीं, तो मैंने आपसे कनेक्ट किया था, आपको मैंने आमंत्रित किया था कि आप हमारे चैनल पर आएँ और अपनी बात कहें। तो आपने उस वक़्त भी बहुत सारे डिटेल्स दिए थे, बहुत सारे कारण गिनाए थे, बदइंतज़ामी की चर्चा आपने की थी। आप एक इलाहाबाद के सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट होने के नाते, आप बीबीसी की इस खबर पर क्या कहेंगे, और अब इंडियन मीडिया की खामोशी पर क्या कहेंगे? बेचारगी पर क्या कहेंगे? देखिए, कुंभ मेला हज यात्रा नहीं है।
जिसमें हर राज्य में हज हाउस है, हज का एक हिसाब होता है कि कितने यात्री जाएंगे, काउंटेड है। ये अनकाउंटेड जो है भीड़ होती है। कोई किसी दूसरे राज्य में, किसी दूसरे शहर में इसका कोई ऑफिस नहीं है कि हमारे राज्य से कितने लोग मेले में जा रहे हैं। ये इसको आप एक ट्रेन एक्सीडेंट के रूप में मान सकते हैं कि जो रिजर्वेशन में जिनकी स्लिप है जिनके पास, उनको तो हो गया कि इतने लोग हैं, और बाकी जो अनअकाउंटेड लोग उसमें घुसे रहते हैं, जो जनरल क्लास में बोरे की तरह भरे रहते हैं, वो एक्सीडेंट में कितने मारे जाते हैं आज तक हमेशा रहस्य रहता है। क्यों? क्योंकि उनका कोई क्लेमेंट भी नहीं होता, वो लापता की श्रेणी में चले जाते हैं। यहाँ मेला खत्म होने के बाद भी हो रहा था कि 1,500 लोग लापता हैं, और वो आज की डेट में भी कायम है। लेकिन जो बात अभी शरद जी ने कही कि जो गोदी मीडिया या दरबारी मीडिया या गुलाम मीडिया, आज तक उन्होंने ये बात को कभी दोबारा उठाया नहीं कि जो लापता हैं वो कहाँ हैं, सब ऑफिस ऑफिस का दाखिल दफ्तर हो गया। दूसरी बात, अभी तक कमिश्नर जिन्होंने कहा था भागो, जिन्होंने संगम नोच में दौड़ाया था, वो एज इट इज बने हुए हैं, और चूंकि पहाड़ी हैं इसलिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अभी तक मेला अधिकारी जिनके ऊपर दुनिया भर के आरोप हैं, विजय करण जी, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। मेले से जितने जुड़े जितने लोग थे, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई जो है आज तक इतने दिन बाद भी नहीं हुई। ये घटना हमको बाबरी मस्जिद विध्वंस की याद दिलाती है कि जब मुलायम सिंह के समय में गोली चली थी और इन्होंने 300 से 3,000 4,000 लोग बता दिए थे और इनकी गोदी मीडिया बिरदावली गाने लगी थी, उस समय हिंदू अखबार ने इस पे जो है बाकायदे रिसर्च करके बताया था कि टोटल 14 लोग मरे थे, टोटल 14, जो कि अयोध्या की जमीन लाल हो गई थी। आप सब लोग उसके गवाह हैं। तो उसी तरह अब की, हाँ, सरसों की जमीन लाल हो गई थी। अब की बार जो है दबाने में जो है वो मामला चल गया। वो जो 37 लोगों की बार बार ये अखिलेश यादव की बात करते हैं, तो ये उस समय भूल जाते हैं कि रेलवे की व्यवस्था सेंट्रल गवर्नमेंट की है, और रेलवे और जिला प्रशासन में कभी कोई तालमेल नहीं होता। रेलवे की अपनी अपनी व्यवस्था होती है, रेलवे करती है, उसमें जिला प्रशासन का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। जिला प्रशासन का हस्तक्षेप वहां से शुरू होता है, या मेला प्रशासन का, जहां से लोग सड़क पर आते हैं। जो उनका रेलवे का अपना कैंपस है, प्लेटफार्म हो, पुल हो, और पुल पर से ये दुर्घटना हुई थी, वो भी सब रेलवे अधिकारियों के नकारापने के कारण हुई थी। उसमें आपका स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी योगदान नहीं था। बार बार जो कहा जाता है कि उनके समय में हुई थी, उनके समय में हुई थी, तो उनके समय में भले हुई हो, लेकिन ये रेलवे की नाकाबिलियत थी। ये जो है स्टेट गवर्नमेंट का, इसमें कोई जो है मतलब उसमें वो दोष नहीं था। दूसरी बात, यहाँ रजिस्टर है सर, रजिस्टर में ये लिखा रहता है कि पिछले बार क्या व्यवस्था थी, अगली बार उसके का अनुपालन किया जाता है। ये पिछले 2 कुंभ से इन्होंने जो पुरानी व्यवस्था थी कि पुराने शहर से होके लोग पैदल जाएंगे और नए शहर माने सिविल लाइन साइड से वाहन चलेंगे, उधर पैदल नहीं जाएंगे, इन्होंने इसको उलट दिया है रेलवे ने। सिविल लाइन साइड से पैदल कर दिया है, और शहर साइड से जो है मतलब जिधर में एक जीटी रोड पर तो वाहन चल ही नहीं सकते, और जो पुराना लीडर रोड है उस पर भी जो है मतलब बड़ी दिक्कत है। ये स्थिति है। अभी भी बहुत से लोग मरे हैं, अनकाउंटेड हैं, आपसे बता। और चूंकि कोई हज हाउस जैसा है, कोई इंतजाम नहीं है जो गिनती करे कि कितने लोग आए। आप सब लोग इलाहाबाद से परिचित हैं, और मलेश जी, मेरा ख्याल है कि आपका शुरुआती कार्य क्षेत्र भी इलाहाबाद था। आप बताइए, अगर इलाहाबाद में 10 लाख गाड़ियां बाहर से आ जाएं, इलाहाबाद शहर है इतना बड़ा कि वो 10 लाख गाड़ियों को अपने में समायोजित कर लेगा? 10 लाख लोग अगर इलाहाबाद में आ गए, और एट ए टाइम 1600 आपका क्या कहते हैं एकड़ में जो है मेला फैला हुआ था, और उसमें 56 करोड़ 65 करोड़ आपने सब नहवा दिया लोगों को। अगर एट ए टाइम भी 5 करोड़ लोग हों तो वहां हट नहीं सकते उस मेला क्षेत्र में। तो आप ये बताइए कि अभी जो एक चिन्ना स्वामी स्टेडियम में भगदड़ हुई तो 11 लोग मरे, जिसमें पता नहीं 50,000 की भीड़ थी, 1 लाख की भीड़ थी, 1.5 लाख की भीड़ थी, और आपके 65 करोड़ में 37 आदमी। फिर आपने ब्लैकआउट करके बॉडी को गाड़ियों से क्यों ढुलवाया? और दूसरा,
पूरे स्वरूप रानी अस्पताल को आपने सील करा दिया था, किसी को, किसी पत्रकार को, किसी फोटोग्राफर को घुसने की इजाजत नहीं थी, घंटों आपने सील रखा। तीसरा, आपने जो लोग वहां से उठाए उनको अलग अलग जगहों पर भेजा और अपुष्ट समाचारों का कोई एविडेंस नहीं है, ठोस एविडेंस नहीं है, जैसा बीबीसी की खबर में आया है, इसलिए हम उसको जी ज्यादा जी महत्व नहीं दे सकते। लेकिन जो जी चीजें जी शरद जी सामने आ गई हैं, शरद जी जो हाँ चीजें सामने आ गई हैं, उन पर हाँ निश्चित रूप से हम बेबाक ढंग से बात कह सकते हैं। मैं बिल्कुल। ये जानना चाहता हूं कि इस खबर में जो बीबीसी की खबर है उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आई है। अ, हम्म वैसे तो हर हर उसका जो पहलू महत्वपूर्ण है, हर इन्वेस्टिगेशन महत्वपूर्ण है। उसमें एक कि दो लोग ऐसे थे जिनकी मृत्यु हुई, लेकिन उनको मुआवजा नहीं मिल सका, उनके हाँ परिजनों को। एक तो हाँ जिसकी पहचान नहीं हो सकी, और दूसरा वो सज्जन जो लावारिस जिनको माना गया, यानी वो तो कोई कोई वो था तो नहीं। और वो पता चला कि देश के बहुत जाने माने व्यक्ति, और वो भी सत्ताधारी दल से जुड़े हुए, अब भले ही वो हम्म, सत्तारूढ़ नहीं है या सत्ताधारी दल के पास नहीं है, लेकिन आरएसएस के बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति के एन व्यक्ति गोविंदाचार्य के वो छोटे भाई थे। छोटे और भाई। उनका नाम भी बीबीसी की रिपोर्ट में आया है, के एन वासुदेवाचार्य। और जी केन वासुदेव उनकी भी मृत्यु हुई थी, उनकी मृत्यु हुई। और उनको उनको लावारिस कर दिया गया। लावारिस। अच्छा। तो उर्मिलेश जी, गोविंदाचार्य जी ने तो ये भी कहा है उसी रिपोर्ट में कि वो उनकी 13वीं अटेंड करने गए थे बनारस जब उनको पता लगा। जी जी। और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी, इससे लगता है भारतीय जनता पार्टी कितनी खुदगर्ज है, कितनी सेल्फिश है। और और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, वो अपने अलावा किसी की फिक्र नहीं है। और अगर उन्हें वाकई में, खैर वो तो उनका आरएसएस और बीजेपी से कोई लेना देना नहीं था तो बन गए। लेकिन आप सोचिए, ये इतना बड़ा आरएसएस जो चलाता है देश को, उनको आज तक कान में जू नहीं रहेंगी। इतना टाइम हो गया कुंभ मेला हुए कि उन्हीं के बड़े प्रचारक, बड़े डिवोटेड आदमी और गोविंद आचार्य जैसे व्यक्ति के भाई, छोटे भाई। उनको छोटे भाई, और जो बीजेपी के भी जनरल सेक्रेटरी रहे, बीजेपी के आरएसएस के प्रचारक और बीजेपी के जनरल ये सेक्रेटरी रहे, उनके साथ अगर इनका ये बर्ताव है तो आप सोच सकते हैं कि इनको जो 82 हिंदूज मरे, हिंदूज इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि ये हिंदू की बात करते हैं कि ये तो 80-20 और दुनिया की चीजें करते हैं। ये इससे जाहिर होता है कि असली में इनके दिल में कितनी जगह है ऐसे सच्चे हिंदुओं के लिए, जो अपनी पार्टी के, अपने आरएसएस के व्यक्ति को भी इग्नोर कर दे रहे हैं, लावारिस करके उठा के छोड़ दे रहे हैं। इससे ही पता लगता है बीबीसी ने जो कमाल का काम किया है। मैंने तो ये सुना है कि अभी सरकार इसमें लगी किस तरीके से इसको बंद कराया जाए और इनके खिलाफ कुछ किया जाए, एक्शन लिया जाए। जो है, कोई भी व्यक्ति इनको इस बात को एडमिट करने को तैयार नहीं है और ना ये करेंगे, क्योंकि इनको पहले भी ये कोरोना में लोगों को मरवा करके उससे निकल चुके हैं। तो इन्हें लगता है हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, हमारे साथ मीडिया है और हम जो कहेंगे वो मानेंगे। दूसरा तो भाई एक तो ये है ना कि ये तो भगवान है, ये कह देते हैं, सोचते हैं कि हो गया, यही सही है, जो सत्य है, जो हम बोल रहे हैं वही सत्य वचन है। बाकी ये सब मीडिया मीडिया वही सही है जो हमारी बात को उजागर करता है। इसीलिए जो है आज की डेट में आप देख रहे हैं इसकी बात नहीं हो रही है, लेकिन ये तय है कि कहीं ना कहीं इसकी सजा मिलेगी। और ये एक चीज हो सकती है कि जो जो भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति है उसको लेके मामला उजागर हो कहीं से, तो फिर अकाउंटेबिलिटी बन सकती है कि भाई आप क्या कर रहे थे, आपने इतना बड़ा झूठ बोला। अच्छा, आप सोचिए, कुंभ मेला एक धार्मिक आयोजन है और हिंदुओं का ही आयोजन है। ये पार्टी बात करती है धर्म की, ये पार्टी बात करती है हिंदुओं की। इनका ये कौन सा हिंदू धर्म है? हिंदुत्व में हो सकता है, ये कौन सा हिंदू धर्म है जो कहता है कि मौत पे आप सौदेबाजी करो, लोगों की जान से आप खेल करो, क्योंकि आपको अपना राजनीतिक एजेंडा इंपॉर्टेंट है, लोगों की जान की कोई कीमत नहीं उसके सामने। ये है दुर्भाग्य। देखिए, जी, आप इसमें एक बात मैं जगदीश जी, जो आप कुछ कहना एक चाहते बात हैं? ही, एक हफ्ते पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक कैमूर चंदौली साइड के रहने वाले उदय नारायण सिंह की याचिका पर सरकार को नोटिस जारी किया है और बड़ी हाँ फटकार लगाई है मुआवजे और जो है संख्या को लेके। और उन्होंने कहा कि सब एफिडेविट दीजिए डिटेल,
जिसमें प्राप्त कुल मुआवजे दावों की संख्या, निपटाए गए और लंबित दावों की संख्या, प्रत्येक दावे की प्राप्ति और निस्तारण की तिथि और दावेदारों का संक्षिप्त विवरण का डिटेल दीजिए। इसके अलावा उन्होंने प्रयागराज स्थित कई चिकित्सा संस्थानों और अधिकारियों को भी याचिका में पक्षकार बनाकर उनको नोटिस दिया है कि 28 जनवरी से महाकुंभ के समापन तक हुई सभी मौतों और चिकित्सकीय प्रक्रिया का ब्यौरा हलफनामा के माध्यम से दें। अब ये जुलाई में डेट लगी है, ये मामला अब इतना दबने वाला नहीं है। ये मामला अब समझ लीजिए कि पंडोरा बॉक्स खुल गया। अब ये मामला आगे ही बढ़ेगा और गोविंदाचार्य के भाई वाला मामला सामने आने के बाद तो बिल्कुल दबने की मतलब जरा भी दूर दूर तक संभावना नहीं है, आपसे बता। लेकिन शरद जी। जी बिल्कुल आखिर में मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि जो जेपी सिंह जी का ये विश्वास है कि ये मामला दबेगा नहीं, कौन उठाएगा, जनता में कौन इसको ले जाएगा? अपोजिशन ने भी तो कुछ नहीं किया, और आज की तारीख में आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने आज इसका कोई फॉलो अप नहीं किया। आपने किया, हमने किया। इस तरह के जो अल्टरनेटिव मीडिया के छोटे छोटे प्लेटफॉर्म हैं, जिनकी रीच भी उतनी नहीं है जितनी अखबारों की और टेलीविजन चैनलों की है, और उनके पास आर्थिक भी संसाधन नहीं है, तो छोटे छोटे प्लेटफॉर्म तो फॉलो कर रहे हैं बीबीसी की खबर का। लेकिन एक जमाना था अपने ही मुल्क में, जब कोई बड़ी घटना किसी और बड़े अखबार में, किसी और टेलीविजन चैनल में आती थी, उसका पर्दाफाश होता था, उसके बारे में खबर आती थी, तो फॉलो अप का एकदम लाइन लग जाती थी। आज एक बड़ा चैनल फॉलो अप करने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में जनता को सच कैसे पता चलेगा, जब अपोजिशन के लोग भी नहीं ले जा रहे हैं और मीडिया भी नहीं ले जा रहा है? मैं अब यही देखने वाली बात है कि ऑपोजिशन इसमें क्या करता है। ये अलग बात है कि ऑपोजिशन को भी मीडिया का, मेन स्ट्रीम मीडिया का सपोर्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल आपने सही सवाल उठाया है कि मामला उजागर आम जनता में तभी होगा, लाइमलाइट में तभी आएगा, जब इसको ऑपोजिशन वाले टेकअप करेंगे। और ऑपोजिशन, वरना ये वहीं तक सीमित रह जाएगा जहां तक हमारे ये सोशल मीडिया की रीच है, जो कि डेफिनेटली मेन स्ट्रीम मीडिया से कम है। तो मुझे लगता है कि ये अगर ऑपोजिशन वाकई में ऑपोजिशन का रोल प्ले करना चाहता है, तो इससे बड़ा मुद्दा नहीं मिल सकता। क्योंकि आप देखिए, ये एक क्राइम है। आप मौतों को छुपाना और इस तरह बॉडीज को डंप कर देना, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ये ऑफेंस है, और ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिससे आप कतरा के निकल गए हैं और आपने इतना बड़ा झूठ बोला। वो धार्मिक और आध्यात्मिक बात अलग है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आप ओथ में, आपको याद होगा कि अमेरिका में ये जब बिल क्लिंटन जब निकाले गए थे, तो इसलिए नहीं निकाले गए थे कि मोनिका लेविंस्की के साथ अफेयर चल रहा है। उन्होंने कहा वो पर्सनल मैटर है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेने के बाद उन्होंने झूठ बोला, इसलिए वो निकाले गए। और हमारे यहाँ देखिए, आप झूठ पे झूठ बोले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे लगता है ये चीज, अगर ऑपोजिशन ने एक बड़े यूनाइटेड तरीके से बड़े स्केल पे इसको उठाया, तो निश्चित रूप से ये लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचेगा। जी, जेपी सिंह साहब कुछ कहना चाहते थे? जी, अखिलेश यादव ने उठा दिया है। अखिलेश यादव ने उठा दिया और कई लोगों ने इसको कवर भी किया है। अखिलेश यादव ने तो सबसे इनके जो है मर्म स्थल पर यह कह के चोट कर दी कि जो 5-5 लाख रुपया दिया इन्होंने, वो नकदी दिया है। सरकार में नगद देने का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि कैश कहां से आया, नगद क्यों दिया गया, जो कैश वितरित नहीं हो पाया वो कैश वापस किसके हाथ में गया, नकदी देने का निर्णय किस नियम के तहत हुआ, नकदी का वितरण किसके आदेश पर हुआ, नकदी के वितरण का लिखित आदेश कहाँ है, और मृत्यु के बहुत लोगों के कारण बदलवा दिए गए, कारण बदलवाने का दबाव किसके कहने पर बनाया गया, ये मामला उठा है। और मेरा पूरा विश्वास है कि ये पार्लियामेंट के मानसून सत्र में इलाहाबाद के ही कोई न कोई सांसद, हालांकि 3 सांसदों में 1 सांसद 2 सांसद इलाहाबाद और कौशाम्बी मिला के जो है आपका समझ लीजिए कांग्रेस के हैं, कोई न कोई निश्चित रूप से उठाएगा। और अखिलेश ने उठा दिया है तो ये विधानसभा में भी मामला दबने नहीं पाएगा। जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मैं समझता हूं कि ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, और बीबीसी ने, मैं फिर कहूंगा कि एक बहुत साहस का काम किया है और मेहनत का काम किया है। सबसे बेहतर तो ये कहना होगा कि एक अच्छी पत्रकारिता का नमूना पेश किया है, और मुझे लगता है कि और जो अल्टरनेटिव मीडिया के प्लेटफॉर्म है, सबके लिए ये एक अनुकरणीय है। और बाद
मैं ये भी कहना आज जरूरी है कि मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल फॉलो अप नहीं कर रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरी दुनिया में हमारे देश के मेन स्ट्रीम मीडिया की खासकर हाल के घटनाक्रमों को लेकर इतनी निंदा हुई है, इतनी भर्त्सना हुई है, फिर भी सबक लेता मीडिया नजर नहीं आ रहा है। तो आज बस इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। नमस्कार, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।